श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे हैं क्रांतिकारी मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी के जीवन संघर्षों पर आधारित किताब बदलाव की राजनीति और संघर्ष निर्माण का दर्शन। लीजिए सुनिए इसकी तीसरी कड़ी। इस कड़ी में आप सुनेंगे अमित सेनगुप्ता जी का लेख, जिसने जनता के पैरों के लिए जूते बनाना सीखा। नियोगी से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तब हमारी न तो छत्तीसगढ़ के संगठन के बारे में बात हुई, न दिल्ली के मेरे मजदूर संगठन के बारे में। हम दोनों की बात हुई देश की तत्कालीन परिस्थिति के बारे में, देश के विभिन्न अंचलों के असमान विकास के बारे में और इन मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में एक देशव्यापी संगठन बनाने के तरीकों के बारे में। नियोगी की प्रमुख चिंता थी कि ऐसा संगठन कैसे बनाया जाए जो समाज को बदल सके। शुरू से ही उनकी इच्छा जनता में असर रखने वाले देश के विभिन्न प्रगतिशील संघर्षों व संगठनों को इकट्ठा करके एक देशव्यापी संगठन बनाने की थी। उनकी ये इच्छा जितनी ज्यादा थी उतना ही कम समय उनके पास था। इसका कारण था कि छत्तीसगढ़ आंदोलन में उनकी गहराई से भागीदारी थी। न केवल संगठन के काम में बल्कि आम लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं में भी। मैंने कई बार ऐसा देखा कि दो भाई या पड़ोसी जमीन या अन्य किसी मामले को लेकर नियोगी के पास चले आते थे। क्योंकि इन लोगों का अदालत पर भरोसा नहीं था, वे सोचते थे कि अदालत में पैसा खर्च होगा और न्याय की भी कोई गारंटी नहीं है। इसके विपरीत नियोगी के पास जाने से खर्च भी नहीं होगा और न्याय की गारंटी भी होगी। सिद्धांतों से अनुभव जनित व्याख्या तक। सन 1980 के शुरू में एक बार कुछ लोग नियोगी, कॉमरेड A.K. राय और मुझसे देशव्यापी संगठन बनाने के बारे में बात करने दिल्ली आए। बातचीत का विषय था कि जिन लोगों का जनता के बीच काम और असर है उनको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन कैसे बनाया जाए। इन लोगों के चले जाने के बाद रायदा ने हम दोनों को समझाया कि ये लोग जो देश भर में घूम घूम कर क्रांतिकारी संगठन बनाने चले हैं, उनके पास समय का अभाव नहीं है। क्योंकि उनका अपना कोई जनाधार, जनता के बीच काम या जनता में असर नहीं है, इसलिए ये अगर अपने क्षेत्र में ना भी रहें तो इनके काम का कोई नुकसान नहीं होगा। रायदा का कहना था कि इन लोगों के द्वारा प्रस्तुत आज की परिस्थिति की व्याख्या जनता को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये केवल बने बनाए किताबी सिद्धांत ही पेश कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। बेहतर होगा कि हम अपने काम के साथ साथ सिद्धांतों का अध्ययन भी करते जाएं और अपने दर्शन के आधार पर आज की परिस्थिति की सैद्धांतिक स्तर पर व्याख्या पेश करें। तब कहीं जाकर हमारी बात लोगों को समझ में आएगी और काम भी आगे बढ़ेगा। मैंने कभी नियोगी को अड़ियल बनते नहीं देखा। वे हर एक की बात व अनुभव सुनने समझने की कोशिश करते थे, यानी उनमें अपना अनुभव दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी। वे ये जानते थे कि अलग अलग जगहों पर चल रहे संघर्षों का अनुभव अलग अलग होना स्वाभाविक है। वे मार्क्सवाद के आधार पर इसका विश्लेषण करके हर अनुभव से सीखते थे। वे अपने अनुभवों की सैद्धांतिक स्तर पर व्याख्या करने की कोशिश करते थे, यानी मार्क्सवाद के सिद्धांतों को अपने अनुभवों पर लागू करके उन्हें समझने समझाने की कोशिश होती थी। वे इस प्रवृत्ति के खिलाफ थे कि पहले घर में बैठकर जूता बनाया जाए और फिर जाकर जनता के पैर में उस जूते को फिट करने की कोशिश की जाए, और अगर फिर भी फिट ना हो तो पैर काट कर भी फिट किया जाए। इस प्रवृत्ति से एकदम हटकर उन्होंने पहले से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर जूते बनाने का तौर तरीका सीखा। फिर वे जनता के बीच गए, जनता के पैर का नाप लिया और तब जाकर जूता बनाया। ये जूता जनता के पैर में फिट हो गया और जनता ने इसे अपना भी लिया। नियोगी ने इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की हर समस्या का हल खोजने की कोशिश की। उन्होंने अपने काम में जो भी सफलता हासिल की उसकी कुंजी यही तरीका था। देशव्यापी संगठन के लिए एक पहल। नियोगी की ही पहल पर दिसंबर 1980 में पटना में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। इसमें जिन संगठनों ने हिस्सेदारी की वे थे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, दिल्ली मुक्ति मोर्चा, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन धनबाद और कलकत्ता का एक संगठन जिसका नाम याद नहीं। ये संगठन अपने क्षेत्र में इतने व्यस्त रहते थे कि बाद में कभी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की औपचारिक बैठक नहीं हो पाई, लेकिन अलग अलग जगहों में अन्य संगठनों के साथ औपचारिक बैठकों का सिलसिला चलता रहा। विकल्प की राजनीति। नियोगी अपने आप को कभी भी विरोध करने वाला या विपक्ष का नहीं मानते थे। उनका कहना था, हम सत्ता में नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम विरोधी या विपक्ष के हैं। विपक्ष वाला सुनकर लगता है कि हमारा कार्यक्रम ही विरोध करना है। जिसका कार्यक्रम मात्र विरोध करना ही है वो देश और समाज के लिए क्या कर सकता है।
हमें विपक्ष वाला या विरोधी करार देकर शासक वर्ग जानबूझकर गलत फहमी में रखना चाहता है। हम अपने आप को विपक्ष नहीं बल्कि विकल्प वाला समझते हैं, इसलिए हम हर समस्या का हल विकल्प के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते थे, हम जानते हैं कि जो मेहनतकश जनता दुनिया की हर चीज का उत्पादन करती है, उसके लिए अस्पताल, स्कूल, गैरेज व ट्रेनिंग सेंटर आदि तथा नए समाज को बनाना या चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए हम रचनात्मक यानी निर्माण के काम करना चाहते हैं। संघर्ष और निर्माण। इसी सिलसिले में संघर्ष निर्माण की अवधारणा को समझते हुए वे कहा करते थे, संघर्ष के साथ साथ निर्माण के काम को हम उस दर्जे तक ले जाना चाहते हैं जहां शासक वर्ग के द्वारा किया गया या करवाया गया हर निर्माण जनता के लिए निरर्थक या गैर जरूरी हो जाएगा। अतः हमारे निर्माण के सामने शासक वर्ग द्वारा किया गया निर्माण टिक नहीं पाएगा और ध्वस्त हो जाएगा। समाज को बदलने के लिए आज की परिस्थिति में संघर्ष का एक मुख्य हथियार है निर्माण। संघर्ष व निर्माण एक ही चीज है। जैसे इंसान को चलने के लिए दो पैरों की जरूरत है, ऐसे ही हमारे संगठन के दो पैरों में से एक है संघर्ष और दूसरा है निर्माण। जिस प्रकार इंसान एक पैर से ठीक से नहीं चल सकता, ऐसे ही एक ही पैर से यानी केवल संघर्ष या केवल निर्माण से कोई भी संगठन ठीक से नहीं चल सकता। जैसे एक पैर से दो कदम आगे नहीं जाया जा सकता और एक के बाद दूसरे पैर का तालमेल रखकर चलना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार संघर्ष व निर्माण के बीच बराबर तालमेल रखते हुए एक कदम संघर्ष तो एक कदम निर्माण करते करते आगे बढ़ना होगा। ऐतिहासिक जरूरत। ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नियोगी केवल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ही नहीं वरन पूरे देश के विकास की जरूरत बनते जा रहे थे। उनके चिंतन व काम से गांधीवादियों से लेकर मार्क्सवादी विचारकों तक के लोग राजनीतिक सीख लेने लगे थे। मुझे स्वयं उनकी संघर्ष निर्माण की अवधारणा के जरिए लेनिन की राज्य व क्रांति पुस्तक को समझने में मदद मिली है। समाज की भावी दिशा तय करने और इतिहास को बदलने में कभी कभी कोई खास नेता नितांत जरूरी दिखने लगता है। मैं इसी संदर्भ में इस सदी के मोड़ पर नियोगी की एक विशिष्ट ऐतिहासिक जरूरत मानता हूँ। यही कारण है कि मुझे उनका न रहना बहुत खलता है। घनिष्ठ रिश्तेदार की मृत्यु। नियोगी की मृत्यु के बाद जब मैं 29 सितंबर 1991 को दल्ली राजहरा पहुंचा तो मैंने उनकी शव यात्रा में या अपने मकानों के छज्जों से शव यात्रा को देखते हुए कम से कम 2 लाख लोगों को रोते हुए पाया। इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की मृत्यु के बाद भी बहुत लोग रोए होंगे, लेकिन इनमें से कितने लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे ये मुझे पता नहीं। पर मुझे ये पता है कि उस दिन नियोगी की मृत्यु पर जितने लोग रोए थे वे सब उन्हें व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानते थे। जिस प्रकार लोग अपने माँ बाप, भाई बहन जैसे सगों की मृत्यु पर फूट फूट कर रोते हैं, उसी तरह उस दिन छत्तीसगढ़ के लोग बिलख रहे थे। छत्तीसगढ़ी रिवाज के अनुसार किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु पर लोग सिर मुंडाते हैं। 30 सितंबर की सुबह मैंने अकेले दल्ली राजहरा में ही कम से कम 3000 लोगों को सिर मुंडाए हुए पाया। आसपास के गांवों में भी बहुत से लोगों ने यही किया था। छत्तीसगढ़ का बगीचा। यूनियन दफ्तर के पीछे नियोगी ने जो बगीचा लगाया था उसमें ऐसे भी बहुत से पेड़ पौधे लगे हैं जो पहले कभी छत्तीसगढ़ में पैदा नहीं हुए। नियोगी ने देश के विभिन्न अंचलों से लाकर यहाँ अपने हाथों से नाना प्रकार के बीज बोए। इन पौधों ने अब इस जमीन में अपनी जड़ें जमा ली हैं और यहाँ के स्थानीय पौधों के साथ मिलकर एक सुंदर बगीचा बन गया है। ठीक इसी तरह सारी दुनिया और अपने तजुर्बे से सीखते हुए नियोगी ने संघर्ष निर्माण के जरिए जो बीज पूरे छत्तीसगढ़ के बगीचे में बोए, उनकी भी जड़ें छत्तीसगढ़ की धरती को मजबूती से पकड़ चुकी हैं। इन जड़ों को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं उखाड़ सकती। कभी कभी लगता है कि यूनियन दफ्तर के पीछे का वो सुंदर बगीचा पूरे छत्तीसगढ़ में संघर्ष निर्माण के जरिए राजनीतिक बीज बोने का एक जबरदस्त प्रयोग था। छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में ये राजनीतिक बीज अंकुर बनकर दिखने लगे हैं। कहीं बड़े होकर पौधे बन चुके हैं और कहीं काफी बड़े पेड़ जो अपनी छत्र छाया से छत्तीसगढ़ को शोषण रूपी गर्मी से बचाते हुए आगे ले जाएंगे और शोषण विहीन बनाएंगे। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।